प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी और उसके डेरिवेशन न्यूमेरिकल सारे कर लिए। अब आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चैप्टर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप चैप्टर फर्स्ट और ढंग से पढ़ लें। जिसने कोई वीडियो नहीं देखी, चैप्टर फर्स्ट आप क्लियर आपका होना चाहिए, जिससे आप पे चीज़ें काफ़ी आपके अच्छे से क्लियर होगी। तो चैप्टर 2 है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसका अपना आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, एरिया कैसी राशि है, कि एरिया सदिश राशि है, कि एरिया मतलब क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो चैप्टर 2 की हेडिंग लगा के आप पहले अपनी हेडिंग होगी क्षेत्रफल सदिश। आप सवाल लिख लो चाहे तो कि क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश। क्या ये क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश? तो अपन बात करते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट अपना है कि जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है, तो क्षेत्रफल। और बात करते हैं चैप्टर 2 को पढ़ने के लिए अपने को क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? क्षेत्रफल। सवाल लिख लो आप क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश। क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्या है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है? जिसकी दिशा तल या फिर सतह, या इंग्लिश में बोल सकते हैं सरफेस के लंबवत होती है। क्या होती है? सरफेस सतह के लंबवत होती है। क्लियर? समझ में आया है कि नहीं आया? नया देखिए कि मान लो ये क्षेत्रफल है। ये किसको बता रहा है? क्षेत्रफल। मान लो बोर्ड है, ये कैसी आकृति? द्विवी में आकृति। हम मान लेते हैं कोई प्लेन फिगर है, मतलब इसको बोलेंगे ओपन फिगर है, ओपन कोई फिगर है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके तल के लंबवत, यानी ऐसे या तो लंबवत बाहर की ओर या फिर लंबवत अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। दिशा क्या होगी? तो इसका जो क्षेत्रफल वो किसको बताएगा? इसके परिमाण को। और दिशा क्या होगी? इसके तल के लंबवत। जैसे मान लो अपने पास जैसे ये है, ये मान लेते हैं कि ये मान लो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे। ये जो मार्कर है ये किसको बता रहा है? ये मार्कर बता रहा है क्षेत्रफल सदिश को। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल। और ये है इसकी दिशा मार्कर, या तो बाहर की ओर हो सकता है या फिर अंदर भी हो सकता है, जैसे अंदर की ओर भी हो सकता है। तो क्लियर? तो ये क्षेत्रफल। तो अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से शो करूँ इसको, तो कैसा करेंगे अपन कि मान लो अपने पास ये कोई सरफेस है। देखो यहाँ पे सरफेस पे दो तरह की होगी अपने पास, एक तो 2D फिगर होगी द्विवी में आकृति, एक होगी 3D फिगर त्रिवी में आकृति। तो जितनी भी द्विवी में आकृतियां होती है उनका जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसको अपन लंबवत अंदर या बाहर कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो त्रिवी में आकृति है उनका क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर माना जाता है। तो क्या होगा? ये देखिए मान लेते हैं ये इसका क्षेत्रफल है ds। ये क्या मतलब इसका क्षेत्रफल? ds। तो इसका ds वेक्टर क्या होगा? ये होगा इसका ds वेक्टर, इसके तल के लंबवत। ये है इसका ds, मतलब यहाँ पर आपकी बुक के अंदर मैं इसको चाहूं तो a भी लिख सकता हूँ, a मतलब एरिया, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें क्षेत्रफल को किससे लिखा हुआ है? ds से लिखा हुआ है। किससे लिखा हुआ है? ds। s मतलब सरफेस एरिया। तो देखिए अगर ये इसका क्षेत्रफल है, इसके लंबवत, इस तल के लंबवत 90 डिग्री पे क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या बन जाएगा? अगर ds वेक्टर मेरे को लिखना पड़े कि ds वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, ds वेक्टर क्या हो जाएगा? ds वेक्टर होगा। सदिश राशि क्या होती है? जिनके अंदर परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो इसकी दिशा क्या होगी? इधर मान लेते हैं n कैप। n कैप क्या होता है? इकाई सदिश। तो ds वेक्टर क्या बन जाएगा? ds वेक्टर बराबर बनेगा ds इंटू n कैप। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है? आया कि नहीं समझ? कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है? तल के लंबवत होता है। जो भी तल उसके लंबवत 90 डिग्री पर होगा। क्लियर? अब बात करते हैं, ये होती है अपने पास द्विवी में आकृतियां, 2D फिगर्स। कौन सी फिगर्स? 2D फिगर्स, द्विवी में आकृतियां। द्विवी में आकृतियां, इनका दूसरा नाम और होता है ओपन सरफेसेस। क्या बोलते हैं इनको? ओपन सरफेसेस, यानी खुली आकृति। जैसे अपना रेक्टेंगल है, आयत है, वर्त है, ये सारी चीजें, ये जितनी भी 2D फिगर्स है द्विवी में आकृतियां उनको अपन बोलते हैं ओपन सरफेसेस, यानी खुली आकृतियां। इनका जो क्षेत्रफल सदिश अपन लंबवत बाहर या अंदर कहीं भी मान सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे लिख पाता हूँ। क्लियर यहाँ तक?
क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के क्षेत्रफल सदिश जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। कि क्षेत्रफल सदिश उस तल के क्या होता है, लंब। अगर मान लो ये कोई आकृति है जिसका क्षेत्रफल ds मैंने बोला, अल्पांश का, ds मतलब किसी अल्पांश का, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके तल के लंबवत। तो ds वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, ds इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप क्या है, इकाई सदिश, और ds क्या है, इस क्षेत्रफल का परिणाम। ठीक है, आगे देखिए इसका, आगे लिख रहा हूं इसको। आगे लाइन है क्या, कि जो द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश लंबवत अंदर या बाहर कहीं भी मान सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लाइन में नोट्स पर आप लिखोगे कि द्विविमीय आकृतियों, द्विविमीय आकृतियां, इनको 2D फिगर से बोल सकते हैं, या इनको बोलते हैं ओपन सरफेसेस। क्या बोलते हैं, ओपन सरफेसेस, यानी खुली आकृति। जैसे अपना आयत है, जैसे अपना आयत है, वर्ग है, वर्ग है, जितनी भी जो भी द्विविमीय आकृतियां हैं, इनको द्विविमीय आकृतियों, द्विविमीय आकृतियों, आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश, का क्षेत्रफल सदिश लंबवत, क्षेत्रफल सदिश लंबवत अंदर या बाहर, अंदर या बाहर दोनों तरफ माना जा सकता है। बाहर, अंदर या बाहर दोनों तरफ माना जा सकता है, दोनों तरफ माना जा सकता है। मतलब क्या हुआ, कि अगर मान लो ये कोई द्विविमीय आकृति है तो इसका क्षेत्रफल से अपन इधर भी मान सकते हैं और इधर भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार बाहर की ओर मान लिया तो पूरे सवाल में उसको बाहर की ओर ही रखना है, या आपने किसी सवाल में अंदर की ओर मान लिया तो पूरे सवाल में अंदर रखना है। ऐसा नहीं आधे में बाहर कर लिया और आधे में अंदर कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिधर मान लिया उधर एक बार फिक्स कर दो। तो द्विविमीय आकृतियों का जो क्षेत्रफल सदिशों का होता है लंबवत बाहर की ओर होता है। अब इसके ऊपर एग्जांपल देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल दूं, है ना, हल्की सी। तो देखिए एग्जांपल देखिए इसके, कि द्विविमीय में जितनी भी आकृतियां उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। तो एग्जांपल जैसे मान लो, इसको सवालों से करते हैं, ये ऐसा समझ नहीं आने वाला। जैसे मान लो अपने पास कि जैसे ये है, ये अपना मान लेते हैं एक्स एक्स है, ये मान लेते हैं वाई एक्स, और ये मान लेते हैं जेड एक्स। और मान लो यहाँ पे कोई आयताकार कोई वस्तु रखी हुई है, इसको बोलते हैं ओ मूल बिंदु, मान लेते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। मैं बताऊं इसका क्षेत्रफल सदिश बताइए, क्या बताइए क्षेत्रफल सदिश। तो आपको याद होगा कि दो सदिशों का, मान लो मैं एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल, अगर मैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालूं, अगर दो सदिशों का अपन सदिश गुणनफल करें तो तीसरा जो सदिश आता है, मान लो वो सी वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर होता है वो ए और बी जिस तल में, उन दोनों के तल के क्या होता है, लंबवत। अगर ए और बी एक्स वाई तल में है तो सी वेक्टर का आएगा, जेड तल में आएगा, ये जेड की तरफ आएगा, इनके दोनों के 90 डिग्री पर हो गया। जो सी आ रहा है वो ए के भी लंबवत होगा, और जो सी आ रहा है वो बी के भी क्या होगा, लंबवत होगा। क्लियर, तो यही है। अगर मेरे को इसका क्षेत्रफल सदिश निकला तो क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया वेक्टर, मैं बात करूं इसके डीएस वेक्टर की या इसके एस वेक्टर की, एरिया वेक्टर मतलब एस, डीएस मतलब किसकी बात करेंगे, अल्पांश की। तो क्या आएगा, ये ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं, क्रॉस गुणा, यहाँ पे कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। तो जैसे यहाँ से क्रॉस हटेगा इसका मतलब क्या होगा, मान लो AB का जो परिणाम वो A है और इस BC का परिणाम क्या है, B। मान लो इसकी लंबाई A इकाई है, इसकी लंबाई B इकाई है, तो क्या बनने वाला है, AB यानी मोड ऑफ AB वेक्टर, मोड ऑफ बराबर क्या आएगा, मोड ऑफ AB वेक्टर इनटू मोड ऑफ BC वेक्टर इनटू, या क्रॉस यहाँ पे इनटू सिंपल इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा कितना, साइन थीटा कितना डिग्री है, तो AB और BC के कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और साथ में क्या आएगी, दिशा, दिशा क्या होगी, जिस तल में AB और BC है उसके लंबवत। तो AB और BC किस में, XY तल में, तो इसकी दिशा क्या होगी, Z की तरफ होगी। इसको मैंने बोल सकते हैं KK, जहां पे KK क्या होता है, कि जैसे I कैप होता है x के अनुदिश इकाई सदिश, J कैप होता है y x के अनुदिश इकाई सदिश, और K कैप क्या होता है z x के अनुदिश इकाई सदिश, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। I कैप यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन एंड J कैप यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन।
तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर क्या है अपना ए है, यानी इसका परिणाम ए। बी सी का मान अपने कितना मान रखा है बी, इंटू साइन 90 कितना हो गया एक, इंटू में क्या आ गया के, तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल ए बी के, क्या आएगा ए बी के। अब देखिए इतना तो आप पहले ही पढ़ते थे, ये तो क्या परिणाम कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन साथ में क्या दे दिया यहाँ पे दिशा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर अपन परिणाम के साथ दिशा भी दे दे तो वो क्या बन जाएगी दिशा। अब मैं ये भी बोल रहा था कि जो द्विविमीय आकृति है उनका क्षेत्रफल सदिश, आप चाहो तो लंबवत बाहर की ओर ले लो, जैसे मान लो ये लंबवत बाहर की ओर, और इसी को ये भी लिख सकते हैं कि और ए बी इंटू माइनस के, यानी माइनस ए बी के भी इसको लिखा जा सकता है। आप चाहो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन किनके लिए, जो द्विविमीय आकृति है, जो ओपन सरफेसेज है उन्हीं के लिए। तो एग्जांपल फर्स्ट आप कॉपी में डालिए, एग्जांपल 2 भी करवाते हैं, एरिया वेक्टर में ढंग से क्लियर कर दूंगा अभी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जांपल। फिर से एग्जांपल और लेते हैं, सेम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेम ये एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो पीछे पॉज कर लो और नोट कर लो। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, मान लो कि ये मान लेते हैं एक्स एक्स, ये मान लेते हैं वाई एक्स, ये मान लेते हैं जेड एक्स, और मान लो अपने पास कोई आयताकार वस्तु है, या यही मान लेते हैं थोड़ा इसी को एक एग्जांपल, मान लो ये वर्ग, मान लो ये क्या है वर्ग, वर्ग है मतलब स्क्वायर, मतलब चारों साइड क्या होगी इक्वल होगी, तो ये भी मान लेते हैं ए, ये भी मान लेते हैं ए। अगर मैं पूछूं इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, मान लो एस वेक्टर क्या होगा ये इंटू ये, यानी ए इंटू ए इंटू साथ में क्या है के, साथ में क्या आएगा यहाँ पे के आया कि नहीं आया, और ये किस में एक्स वाई में, तो जैसा क्या होगी, यानी या तो इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर के और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है। आप दो बाहर मान लो चाहे अंदर मान लो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर एक सवाल में आपने बाहर की ओर मान लिया, उस पूरे सवाल में आपको बाहर ही रखना है, या आपने अंदर मान लिया तो कहां रखना है, उसको पूरे सवाल में अंदर की ओर ही रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 डाल लीजिए, फिर एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 जैसे मान लो अपने पास ये वही मान लो एक्स एक्स, ये वाई एक्स एंड ये जेड एक्स, और ये ओरिजिन मूल बिंदु, और मान लो यहाँ पे कोई आयताकार वस्तु रखी हुई है, मान लो ये एल है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या है बी। अगर इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसका एरिया वेक्टर यानी एस वेक्टर क्या होगा एल इंटू बी, साथ में ये किस में रखा हुआ है एक्स जेड तल में, तो दिशा कहाँ होगी या तो प्लस वाई में या फिर माइनस वाई में, तो क्या होगा एल बी जे के या और एल बी माइनस जे के, दोनों ही आंसर इसके लिए भी सी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 एरिया वेक्टर का, क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे मान लो एग्जाम्पल 4, ये मान लो वही एक्स एक्स और मान लो ये जेड एक्स और ये मान लो वाई एक्स, ऐसा चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको कर दिया जेड, और मान लो यहाँ पे कोई एक वर्ताकार क्या रखी है, यहाँ पे एक वर्ताकार कोई आकृति मान लो रिंग रखी हुई है, एक वलय रखी हुई है, जिसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं आर। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑफ दिस रिंग, क्षेत्रफल सदिश यानी एस वेक्टर क्या होगा एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा दिशा, ये किस में रखा हुआ है एक्स वाई तल में, तो डायरेक्शन क्या होगी या तो प्लस जेड में या फिर माइनस जेड में, तो क्या लिखेंगे या तो पाई आर स्क्वायर के और या पाई आर स्क्वायर माइनस के, दोनों ही आंसर इसके लिए भी सही है। ये तो आसान एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा वाला जो आपकी बुक में नहीं रखा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसको देखना जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ये क्या है कि मान लो ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, ठीक है, और ये है मूल बिंदु, और यहाँ पर कोई एक वर्गाकार प्लेट है, क्या है एक कोई स्क्वायर प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है, जो इस एक्स एक्स से 30 डिग्री के कोण 37 डिग्री कितने कोण पे 37 डिग्री के कोण पर रखी हुई, ये जो कोण है कितना डिग्री है, ये कोण 37 डिग्री पे रखी हुई है, और जो इसकी भुजा है वो वर्गाकार जो वर्ग है उसकी एक साइड कितनी है 5, तो सारी क्या होगी 5 5, ऐसे ये रखी हुई एक प्लेट रखी हुई है, कहां से
एक्स एक्स से 37 डिग्री के कोण पर, जैसे मान लो अगर ये एक्स एक्स है तो इससे 37 डिग्री कोण पर ऐसे एक प्लेट रखी हुई है। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। यहाँ पर आपको सदिश गुणनफल की परिभाषा काम में लेनी पड़ेगी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, मान लो ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर यानी ए सदिश और बी सदिश का जो सदिश गुणनफल का जो परिणामी होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। जो सी वेक्टर आ रहा है वो ए और बी के तल के लंबवत होता है। यही अपनी सदिश गुणनफल की परिभाषा जो अपन ने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी सदिश वाले के अंदर। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। अब देखिए ये कौन कितना डिग्री है, 37 डिग्री। तो कईयों को शायद यही पता नहीं होगा 37 डिग्री ये अपना एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। स्टैंडर्ड ट्राइंगल एक मानक त्रिभुज है। जैसे मान लो ये त्रिभुज देखिए आप, इसको बोलते हैं फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। मान लो ये कौन 37 डिग्री, कितना डिग्री है 37 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री होता है तो बच्चों ये साइड होती है 3, ये साइड होती है 4 और ये होती है 5, 3 4 5। एक दूसरा ट्राइंगल और होता है कि मान लो ये 53 डिग्री, मान लो कौन कितना डिग्री है 53 डिग्री। ये साइड होगी 4, ये साइड होगी 3 और ये साइड होगी 5। क्लियर। कौन छोटा तो भुजा भी छोटी, कौन बड़ा तो भुजा भी बड़ी। ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अगर 37 डिग्री है तो ये 3 4 और 5, 53 डिग्री है तो 4 3 और 5। यहाँ पे यही काम आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगर देखिए ये एक्स वाई और जेड, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स तीनों एक दूसरे से क्या होगा 90 डिग्री के ऊपर। मतलब कैसे होगा ये ऐसे होगा कि मान लेते हैं जैसे अगर ये एक्स एक्स है, ये मान लो वाई एक्स है, तो ये क्या होगा जेड एक्स होगा। तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहां से एक लाइन खींचू किसके समांतर, ओ जेड के समांतर, ओ जेड के समांतर लाइन खींचे, ये कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि मैंने ये लाइन इसके समांतर खींची। एक्स और जेड के बीच कौन कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये वाला पूरा ये वाला कौन कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा 90, क्योंकि क्या बन जाएगा ये दोनों, जैसे ये वाला बन जाएगा संगत कौन, यानी ये 90 तो ये भी 90, ये वापस कितना जाएगा 90 डिग्री। अब 37 के सामने क्या आता है, 37 के सामने आता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 90 के सामने क्या बन जाएगा कर्ण, जो कितना दे रखा है इस वर्ग की भुजा 5 दे रखी है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इस बिंदु के क्या लिखने, निर्देशांक लिखने। क्या लिखने इस बिंदु के निर्देशांक। देखिए x कितना है, x है 4, भाई पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y और फिर क्या आता है z। पहले x निर्देशांक, फिर y निर्देशांक एंड फिर z निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट एंड देन z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा y क्या है xz तल में y क्या होगा 0। देखो xz तल में y 0 होगा, xy तल में z 0 होगा और yz तल में x 0 होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और z कितना होगा, z मतलब ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से इसको कंप्लीट कर दूं तो जितनी साइड ये वाली है उतनी तो ये होगी, इसका मान कितना आएगा 3। अब मेरे को किसी बिंदु के अगर निर्देशांक पता है, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक आप मान लो कोई ओ मूल बिंदु है और यहाँ पे कोई पी बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लो 1, 2, 3 है, और कोई आपसे बोले इसका स्थिति सदिश लिखिए, क्या लिखिए स्थिति सदिश, तो कैसे लिखते थे अपन। अगर इसका आर वेक्टर लिखना क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लो 4 है, तो क्या लिखेंगे 4i के प्लस क्या लिखेंगे 4i के प्लस 2j के प्लस 3k के। तो सेम यहाँ पे अगर मान लो ये a है, मान लो ये b है और मान लो ये c है, अगर OA वेक्टर यहाँ पे लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, ये OA वेक्टर क्या आएगा 4i के प्लस 0j के प्लस 3k के। तो क्या बन जाएगा ये 4i के प्लस 3k के। क्लियर। इसको मैं ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके थोड़ा सा पॉज करके इसको नोट कर लो, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स। अब देखिए क्लियर है यहाँ तक। अब बात करूं मैं किसकी, OC वेक्टर की। तो इस बिंदु के निर्देशांक y पे x और z क्या होते हैं 0। अपन ने पढ़ा था पहले जैसे आप 10 में पढ़ते थे छोटी क्लासों के अंदर कि x पे कौन y 0, x पे कौन y 0, ऐसे ही यहाँ पर x पे y और z 0, y पर x और z 0 और z पर x और y 0। तो अगर बात करें OC वेक्टर की, किसकी बात करें OC वेक्टर की, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है x 0 यहाँ पे, y कितना है यहाँ तक 5 और z यहाँ पे कितना है 0। तो OC वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा 0 i के प्लस 5 j के प्लस 0 k के। तो क्या बन जाएगा OC वेक्टर की वैल्यू, OC वेक्टर यहाँ से आने वाला है 5j के, क्या आएगा 5j के। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो सदिश है, अगर आप दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो परिणामी सदिश आएगा, वो क्या होगा, उन दोनों सदिशों के तल के 90 डिग्री, उन दोनों से 90 डिग्री पे होगा, लंबवत होगा। तो देखिए, तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, एस। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, एस वेक्टर, वो क्या होगा, ओए वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर, यानी जो इनका गुणनफल होगा, सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या होगा, ये इसके तल के लंबवत होगा। यही अपने करना है। तो ओए की वैल्यू कितनी है, ओए की वैल्यू 4i के, 4i के प्लस 3k के, और क्रॉस को क्या लगाना है, क्रॉस ओसी वेक्टर कितना आ रहा है भाई, 0 इंटू आई 0, ये 0 इंटू के 0 क्या है, सिंपल 5j के, तो यहाँ पे क्या आएगा 5j के। अब देखिए क्या करना है, 4i के क्रॉस 5j के प्लस 3k के क्रॉस 5j के, ये 5j के है। अब i क्रॉस j क्या होता है, आपको याद होगा ये वाला, जैसे मान लो i, मान लो यहाँ पे j और मान लो यहाँ पे k, अगर i क्रॉस j करोगे तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। क्या किया, अगर i क्रॉस j करोगे तो k मिलेगा, j क्रॉस k करोगे तो i मिलेगा, k क्रॉस i करोगे तो j मिलेगा, ये तो प्लस मिलेगा। मतलब आपको जो क्लॉकवाइज को क्या मानना है, यहाँ पे प्लस मानना है। अगर उल्टा कर दिया, k क्रॉस j करोगे तो माइनस i कैप मिलेगा, i क्रॉस k कैप करोगे तो माइनस j कैप मिलेगा, और k क्रॉस j करोगे तो माइनस i कैप मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए i क्रॉस j तो क्या बन जाएगा k, i क्रॉस j तो क्या बन जाएगा k, जबकि k क्रॉस j क्या बन जाएगा, माइनस i, उल्टा चले यहाँ पे। ये आपको आता होगा, नहीं आता तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, पढ़ा था मैंने 11वीं क्लास के अंदर सदिश वाले चैप्टर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 इंटू 5 20, और i क्रॉस j क्या बन जाएगा, k, 3 इंटू 5 कितना 15, जबकि k क्रॉस j क्या आएगा, माइनस i के, तो क्या आएगा, एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, s वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, 20 k के माइनस 15 i के। आंसर अच्छा सवाल है, जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेई वगैरह की, उनके लिए अच्छा सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ ये हुआ अपना ओपन सरफेस है, जो बंद अपनी खुली आकृति है, 2D फिगर है, उनके लिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानकारी। क्या बोला फिर से कि इनके लिए जो क्षेत्रफल सदिश आप लंबवत बाहर या अंदर कहीं भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार जिधर मान लिया उसको पूरे सवाल में उधर ही मानना है। पोज के नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोज फिगर्स, जो अपनी 3D फिगर्स है, बंद आकृति है, उनके बारे में। ओके आइए, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, जितनी भी बंद आकृति है, जितनी भी क्रॉस फिगर्स है, जितनी भी 3D फिगर्स है, उनका जो एरिया वेक्टर है, उनका जो क्षेत्रफल सदिश है, वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर मानते हैं। दिस इज कन्वेंशन, ये अब माना जाता है। ठीक है, क्या कि जितनी भी, लिख लीजिए, जितनी भी यानी बंद आकृति 3D फिगर्स, 3D फिगर्स, या इनको बोलते हैं क्लोज फिगर्स। क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर्स, और हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं बंद आकृतियां। क्या बोलते हैं, बंद आकृतियों का, लिख लो, बंद आकृतियों के लिए, या बंद आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश, बंद आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर, हमेशा लंबवत मीन्स 90 डिग्री, लंबवत बाहर की ओर माना जाता है, लंबवत बाहर की ओर माना जाता है। क्लियर, नोट कर लिया होगा आपने कि जितने भी 3D फिगर्स है, उनका जो क्षेत्रफल सदिश है, उनका जो एरिया वेक्टर है, वो हमेशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, फिक्स है, बाहर की ओर माना जाता है। तो आप एक बात ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि आप हमेशा फिगर चाहे 2D हो चाहे फिगर 3D हो, आप हमेशा बाहर की ओर ही मान लो, जिससे झंझट सारा का सारा खत्म। जैसे बंद आकृति मतलब जैसे अपना घन है, कोई क्यूब है, इसका अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल सदिश की, ये मान लो कोई अपना घन है, घन मतलब चारों इसकी जो ये एजेज होगी, जो किनारे सारे के सारे क्या होंगे, बराबर, जो प्रत्येक फलक वर्ग होगी, प्रत्येक फलक क्या होगी, वर्गाकार। अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, या तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर इधर मान लो, इसके लिए बात करूं तो लंबवत बाहर की ओर इधर मान लो, इस वाले के लिए बात करूं तो लंबवत बाहर की ओर इधर मान लो, नीचे वाले के लिए बात करूं तो लंबवत नीचे की ओर, ऐसे तो ये बाहर की ओर, ऐसे इसमें कितने सरफेस इसके अंदर 6। तो जितनी भी अपने पास बंद आकृति है, उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर माना जाता है। जैसे मान लो अपने पास ये कोई बैलन है, क्या है, कोई सिलेंडर है, बैलन है, अगर अपने इसके क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करें, क्या करेंगे, या तो लंबवत बाहर के ऊपर मान लो, ये क्या बन जाएगा, इसको उठाता हूं मैं, आप पोज करके नोट करना, माना जाता है। ठीक है, तो डायग्राम नीचे बनाते हैं।
ये बेलन है, ठीक है, ये क्या एस ऊपर की ओर मान लो या इधर मान लो, यानी इसमें 3 सरफेस है, 2 तो कैसे अपने सर्कुलर है, और एक ये वाली वर्ताकार, ये वाली वर्ताकार और ये वाली बेलनाकार। जो अपना कर्व सरफेस है जो वक्राकार भाग है वो तो बेलनाकार है। या इसके लिए क्या होगा, दाईं तरफ इधर, इसके लिए क्या होगा बाईं तरफ, लेकिन कहां से 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री के ऊपर, और ये भी क्या होगा लंबवत बाहर की ओर। मान लो कोई गोला है, मान लो कोई क्या है गोला है, तो उसके लिए क्या मानोगे लंबवत बाहर की ओर, या तो ऊपर मान लो एस वेक्टर, या इधर मान लो एस वेक्टर, या इधर मान लो एस वेक्टर, या इधर मान लो एस वेक्टर। एस मतलब सरफेस एरिया, यहाँ पे एक ही एरिया को ए नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं एस, क्योंकि ऐसा आपकी बुक में भी एस ही लिखा था तो मैंने उसको एस से ही डिनोट कर दिया। चाहे तो किसी बुक में ए भी लिखा हुआ हो आपको मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये होगी इसके हमें क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानकारी। किसके बारे में जानकारी? क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानकारी। तो इतना तो ये चीज इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आगे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। लक्स नहीं है, फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स होता है सम काइंड ऑफ फ्लो, यानी एक तरह से बहाव, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है किसी मीटर क्यूब पर सेकंड में किसी पाइप से कितना पानी बाहर निकल रहा है, ये तो बात रही वाटर की। अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अपन ने चैप्टर फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये भी ऐसा ही है कि मान लो ये कोई पस्ट है, मान लो ये कोई पस्ट है जो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस पस्ट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है, उनकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। यानी परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी पस्ट से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये अपने को आइडिया देता है कि किसी सरफेस से, किसी सतह से कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा निकल रही है, कितनी ऊर्जा पास हो रही है, यानी एनर्जी पासिंग थ्रू एन, इट्स गिव एन आइडिया अबाउट एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया। क्या है यहाँ पे? इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। तो देखिए मान लो ये ऐसे ई वेक्टर, ये क्या है? ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है। ये कैसे जानी चाहिए? इससे 90 डिग्री पे जा रही। अच्छी बात है, जरूरी 90 डिग्री को चेंज भी हो सकती है। जैसे फिर से मान लो ये, मान लो कोई सतह, ये क्या है? कोई सतह, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है। तो कितनी क्षेत्र रेखा इसको काटती हुई, इसको चीरती हुई बाहर निकली, उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब जैसे मान लो इसको मैंने घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया। मान लो ऐसे पहले किसी कोण पे किया, तो मान लो पहले अगर 10 लाइन पास कर रही थी तो 2 लाइन साइड से निकल जाएगी, 8 ही कर रही। फिर मैंने इसका कोण ऐसे और बढ़ा दिया। अब कोण कितना हो गया? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में तो कोण हो गया 0 डिग्री, जबकि क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण हो गया 90 डिग्री। कैसे? कि विद्युत क्षेत्र हमने कैसे मान रखा है? ऐसे, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? बाहर की ओर ऐसे। आ रहा समझ में? तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो अब यहाँ से कोई रेखा इसको काटती हुई बाहर निकल रही है, तो अपना आंसर होगा इससे कोई भी रेखा, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस पस्ट को नहीं काट रही है, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो ऐसा कहाँ होता है कि अपन कोण को बढ़ाए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कम हो जाए, तो यहाँ पे वो किस में आएगा? कोस में। किस में आएगा? कोस में। तो जहां कोस आता है तो एक आइडिया लगता है अपने को कि कोस किस में आता है? अदिश गुणनफल के अंदर। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हुई? अदिश राशि। कैसी राशि हुई? अदिश राशि। तो यहाँ तक क्लियर? तो पहले आप इसकी परिभाषा नोट कीजिए, फिर इसके डेफिनेशन वगैरह और लिखवाता हूँ। तो परिभाषा क्या है? देखिए परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी पस्ट, मान लो विद्युत क्षेत्र में कोई पस्ट रखा हुआ है, किसी पस्ट से लंबवत या अभिलंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। और बच्चों को दिखाते हैं फाई ई। फाई ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई अपना नोटिस है किसका? फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई, अपने पास मान लेते हैं ये कोई तल है जो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मान लो ये कोई तल है ऐसे, ठीक है, जो ऐसे बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि ये कोई तल है जो ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे गुजर रही है। और मान इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र से कोण बना रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ ds वेक्टर। क्या बोल रहा हूँ? ds वेक्टर। और ये मान लो कोण है थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ds मतलब क्षेत्रफल और ds वेक्टर मतलब ds सदिश मतलब क्षेत्रफल सदिश और थीटा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो यहाँ तक आपको क्लियर कि किसी पृष्ठ से लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा है उसको चीरते हुए काटते हुए बाहर निकल रही है, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। और ये अपने को आइडिया देता है कि किसी पृष्ठ से कितनी एनर्जी, कितनी विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है। परिभाषा नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर यहाँ तक? पहुंच गए? परिभाषा नोट कर लियोगे आपने। अब आगे ये जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है परिणाम में क्या होता है? परिणाम में विद्युत क्षेत्र सदिश, परिणाम में विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी फाई ई है, इसको मैं डेल फाई लिख रहा हूं, फ्लक्स में चेंज क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर यहां से डॉट डायल क्या देगा? ई डेल एस कोस थीटा, जहां पे ई तो क्या है? विद्युत क्षेत्र। ई तो यहाँ पे क्या है? विद्युत। आपने नोट कर लिया होगा, इसको डालना से देखिए। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? डेल फाई ई, डेल फाई ई। ई मतलब डेल मतलब फ्लक्स में चेंज, फाई फ्लक्स का सिंबल चिन्ह है इसका, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश को मैं डेल लिख रहा हूं, मतलब चेंज, डेल एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र सदिश वह क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चा आप लिखिए क्या कि परिणाम में क्या लिखोगे? कि परिणाम में या परिमाण में विद्युत फ्लक्स, परिमाण में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश क्या लिखोगे? परिणाम में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश, व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। के अदिश, क्योंकि अपना गुणा दो प्रकार का, फिर इसके अंदर अदिश और सदिश, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या? परिमाण में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया परिमाण में। किसमें? परिमाण में। परिभाषा यही क्या बन जाएगा? डेल फाई ई यानी फ्लक्स में चेंज, डेल फाई ई मतलब फ्लक्स में चेंज। क्या लिखा? ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। अब देखिए यहां से, अगर यहां से अपन इस डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? ई डेल एस कोस थीटा। जहां डेल फाई तो आउट कीजिए फ्लक्स है, ई यहाँ पे क्या है? ई यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र, ई यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र। डेल एस यहाँ पे क्या है? डेल एस क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल सदिश नहीं है, डेल एस क्षेत्रफल ही है। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है विद्युत क्षेत्र सदिश। थीटा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अभी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें ई वेक्टर मैंने ऐसे ले रखा है और डेल एस वेक्टर आपने ऐसे ले रखा है, तो उसके बीच में कोण बनाया था थीटा। तो वही है, ई विद्युत क्षेत्र होता है, डेल एस क्षेत्रफल होता है, और थीटा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर के बीच का कोण होता है कोण थीटा। क्लियर यहां तक? तो ये हो गई इसके परिणाम की बात। क्लियर यहां तक?
तो ये तो मैंने एक चेंज बताया। अगर मान लो किसी अल्पांश से फ्लक्स निकालना, अपने फिजिक्स में करता भी ऐसे, अपने फिजिक्स में क्या ऐसे ही करते हैं कि जैसे पहले किसी अल्पांश से निकालते, एक छोटे से टुकड़े से निकालते और पूरे के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो क्लियर, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैंने सिर्फ देखो ये पूरी जो आप रामायण है कैसे लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल से सारी लिखी हुई है। बाकी भी ई क्या है, डेल एस क्या है, थीटा क्या लिखा है इसके अंदर। क्लियर। आगे बात करते हैं किसी अल्पांश से, किसी मान लो कोई वस्तु बहुत बड़ी है, किसी अल्पांश, इसके अल्पांश से कितना फ्लक्स निकल रहा है इसके छोटे से भाग से। तो आगे लिखिए क्या, अल्पांश से विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से किसी या किसी क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश स्मॉल एलिमेंट्स, अल्पांश, अल्पांश से विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से विद्युत फ्लक्स, इसको बोलेंगे डी, क्या बोलेंगे, डी फाई बराबर क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस। बच्चों जितने भी ये डी वाले फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। डी फाई बराबर डीएस, ये वाला जो फॉर्मूला था वो तभी सही था ई डेल एस कोस थीटा जब आपका विद्युत क्षेत्र क्या हो, नियत हो, लेकिन ये वाले फॉर्मूले हमेशा सही होंगे। ये तो क्या अल्पांश है। अगर आपको संपूर्ण सतह से निकालना हो, संपूर्ण सतह से या संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, वो क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे समाकलन, यानी इधर भी समाकलन डी फाई ई बराबर इधर भी समाकलन, और यहाँ पर समाकलन में बना देते हैं गोला और इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल, बंद समाकलन। मतलब ये पूरी सतह का होता है, जहां से आपने शुरू किया, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट तक वापस, यानी बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो फॉर्मूला बन गया फ्लक्स का, डी फाई का समाकलन क्या होगा, फाई ई, क्या होगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस, एस मतलब सरफेस, सरफेस मतलब सतह, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो अपने को बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी को थोड़ा अपन फिर आगे गाउस नियम भी, गाउस के नियम में भी यूज करेंगे। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगे, मेन फॉर्मूला तो अपना यही है कि फाई बराबर, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या हो गया, क्षेत्र अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के बंद समाकलन के बराबर। यहाँ क्या लगाते हैं, गोला लगाते हैं, आपने बुक में देखा होगा, उसका मीनिंग होता है बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये होगी फ्लक्स के बारे में जानकारी। क्लियर। आगे बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी। दूसरी बात ये धनात्मक ऋणात्मक की बात कर लेते हैं कि जो फ्लक्स अंदर आता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स, और जो फ्लक्स बाहर निकला उसको बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर आपने अंदर को धनात्मक माना है तो बाहर को ऋणात्मक मानना पड़ेगा, या आपने अंदर को ऋणात्मक माना है तो बाहर धनात्मक मानना पड़ेगा। ज्यादातर बुक्स वगैरह में, अपनी बुक में भी इसको अंदर को क्या बोल रखा है, ऋणात्मक, और बाहर क्या बोल रखा है, धनात्मक। यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से क्या उठाएंगे अपन, डॉट उठाएंगे, कोस आएगा। अगर थीटा का मान, थीटा का मान, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से कम तो 0 होगा, वो धनात्मक होगा। थीटा का मान 90 है तो फ्लक्स 0 होगा, और थीटा का मान 90, थीटा का मान 90 और 180 के बीच में तो ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, धनात्मक, 90 पे होता है 0, और 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो वहां पे फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ये कहां से दिया, जो भी फॉर्मूला था ई डेल एस कोस थीटा से, थीटा के आधार पे कि थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा आपका धनात्मक, और थीटा अगर 90 है तो फ्लक्स होगा 0, और थीटा अगर आपका 90 से 180 है तो फ्लक्स होगा ऋणात्मक। क्लियर यहाँ तक। आइए बच्चों बात करते हैं इसका मात्रक और इसकी विमा की। तो देखिए आगे लिखिए फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स, लक्स की यूनिट नहीं है, फ्लक्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए अपने क्या पढ़ा, फाई बराबर, फाई बराबर क्या पढ़ा, सिंपल ई डेल, फाई बराबर क्या पढ़ा है, ई डेल एस कोस थीटा। कोस कोई मात्रक नहीं होता, संख्यात्मक मान होता है,
ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, अपन ने पढ़ा था। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और इसका मात्रक मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। जिसने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा वो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़े, चाहे मेरे वीडियो देखे पूरे या किताब से पढ़े, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे डेल एस क्या है, मीटर स्क्वायर। डेल एस क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका, तो इसका मात्रक मैं आपको समझाया कैसे है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम और डेल एस का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या बन जाएगा, बन जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और इसको अपन चेंज करना चाहे तो ऐसे चेंज कर सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर लिखा साथ में, नीचे लिखा कूलम इंटू में मीटर। इस मीटर को दो भागों में तोड़ दिया, मीटर इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और नीचे क्या है, सी फॉर कूलम, और इंटू में क्या आ रहा है, मीटर। और जूल पर कूलम क्या होता है, कार्य बटा आवेश। ये होता है विभवांतर। क्या होता है, विभव या विभवांतर। हम 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा चैप्टर 3 के अंदर फिर से हम डिटेल से वापस पढ़ लेंगे। चैप्टर 3 अभी अपना आगे वाला है, विभव और विभवांतर, इसी चैप्टर इसी बुक का। तो ये क्या होता है, वोल्ट। इसका और मतलब क्या बोल सकते हैं, और वोल्ट इंटू मीटर। देखिए विद्युत क्षेत्र में वोल्ट पर मीटर था, और यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, या तो ये दोनों ऐसा ही मात्रक है, या तो वोल्ट इंटू मीटर लिख दो, या फिर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर लिख दो। अब आगे बात करते हैं फ्लक्स की विमा, फ्लक्स की विमा की, फ्लक्स की विमा। तो विमा अपन कैसे निकालेंगे, इसे निकाल लेते हैं भाई। न्यूटन क्या है, बल। आपको वेग, त्वरण, बल और कार्य 4-5 में आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन क्या है, बल। बल की क्या होती है, m1 l1 t-2। एम यहाँ पे क्या है, मतलब दूरी है, यानी मीटर स्क्वायर, यानी क्या है L2। नीचे क्या है, कूलम यानी आवेश। और आवेश की विमा अपन ने चैप्टर फर्स्ट में, मेरे लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताई थी, और आपने बुक में पढ़ी भी होगी। नहीं पढ़ी फिर से वही चैप्टर फर्स्ट आप पढ़ के यहाँ पे आइए। तो क्या आएगा यहाँ पे A1 और T1। तो इसको हल कर लो। देखो m अकेला तो m1, n यहाँ पे 1, यहाँ पे L2, तो क्या आएगा L3। 1 और 2 क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे T-2, और 1 से एक 1 ऊपर जाए क्या बन जाएगा, नीचे प्लस ऊपर बन जाएगा माइनस, तो T-3, और a ऊपर जाएगा बन जाएगा A-1। तो ये आगे फ्लक्स की विमा, M1 L3 T-3 A-1, ये है फ्लक्स की विमा। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों ये तो होगा फ्लक्स। अब इसके ऊपर अपन 2-4 सवाल करते हैं। क्या करते हैं, 1-2 सवाल। तो देखिए एक सवाल तो मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.1 लेता हूँ। फिर यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 2.1, क्योंकि वो आपकी बुक में एक सवाल दे रखा है जो सिंपल सदिश के ऊपर आधारित है, एक तरह से 11 का सवाल है, लेकिन करना उसको अपन यहाँ। देखिए सवाल क्या आपका एग्जाम्पल नंबर 2.1। ऐसा ही मैं सवाल बुक का ले रहा हूँ, ऐसा सवाल कोई भी हो सकता है जो डेटा में बुक का ले रहा हूँ। सवाल कोई भी हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है। सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, यहाँ पे क्लियर, जिससे फ्लक्स क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2.1, एग्जाम्पल नंबर 2.1 ये क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 200 आई के। क्या दे रखा है, 200 आई के प्लस 300 जे के, और इसका जो मात्रक आपको दे रखा है वोल्ट पर मीटर। क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, अभी बताया ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम, मात्रक यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर होता है। तथा क्षेत्रफल सदिश और दे रखा है, क्षेत्रफल सदिश यानी एस वेक्टर कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 5 × 10⁻³ जे के और मीटर स्क्वायर। और बोल क्या रहा है, मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। से पारित यानी इससे निकलने वाला, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो अभी मैंने देखा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स परिभाषा में बताई थी भी, परिमाण में विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, फाई ई होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही क्या होता है, फ्लक्स होता है। और बच्चा फ्लक्स यहाँ विद्युत फ्लक्स ध्यान से पढ़िए, अपन आगे पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, वहां कुछ नहीं होगा, केवल ई की जगह कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आगे भी आपको काम आएगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अब करना कुछ नहीं, ई वेक्टर यहाँ पे कितना दे रखा है, देखिए 200 आई के प्लस 300 जे के, और डॉट में क्या है एस वेक्टर। एस यहाँ क्या दे रखा है 5 × 10⁻³ जे के। अब आपको अदिश गुणनफल आता होगा, जिसको नहीं आता वो देख लीजिएगा एक बार कि मान लो अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लो वो है
a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, ऐसा मैंने मान लिया। और मान लो b वेक्टर अपने पास है, मान लो a2 i के प्लस b2 j के प्लस c3 k के। और मान लो अपने को a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना तो क्या आएगा, यह आएगा a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के का डॉट किसके साथ, a2 i के प्लस b2 j के प्लस c3 सी यहाँ पे अच्छा c2 ले रहा है, c2 k। तो इसमें क्या होता है, i को i के साथ गुणा करते हैं, j को j के साथ गुणा करते हैं और k को k के साथ गुणा करते हैं। यही होता है अदिश गुणनफल। यानी क्या होने वाला है, यह आएगा a1 a2 i को i के साथ प्लस j को यानी j के साथ यानी b1 b2 और k को k के साथ यानी c1 c2। ये आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 इंटू c1 c2। यहीं पे यहाँ पे करने वाले हैं अपन यही कि i को i के साथ गुणा करो, j को j के साथ गुणा करो और k को k के साथ गुणा करो। ये आपको याद होगा कि i डॉट i एक होता है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, कोस आएगा भाई। a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है ए बी कोस थीटा। और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये आपने सब 11वीं फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो दोनों एक ही दिशा के अंदर है। और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। मान लो थीटा 90 डिग्री हो, जैसे मान लो ए और बी के बीच कौन कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो उस टाइम ए डॉट बी क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 कितना होगा, 0 डिग्री 0 होगा। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1। और इसी प्रकार आई डॉट जे की बात करो कितना होगा, 0, क्योंकि आई और जे के बीच कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ कर दो। अब यहाँ पे आई 200, आगे आई वाला है नहीं तो 0 प्लस 300 जे का 300 और यहाँ पे जाएगा कितना है 5 इंटू 10 के माइनस 3। जे को जैसे क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 300 इंटू 5 यानी 1500 इंटू 10 के माइनस 3। 2 जीरो से आगे 10 के माइनस 3 है, 10 के 2 तो बचा क्या 15 इंटू 10 के माइनस 1, तो क्या बचा 1.5 और मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मात्रा लिखते हैं इसका वोल्ट इंटू यानी 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर, ये था एग्जांपल नंबर 2.1। आगे सवाल और करते हैं अपन, देखिए फ्लक्स ढंग से क्लियर हो जाएगा। और देखिए आगे सवाल ये है, मैं करवा रहा हूँ आपको, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हल करना है, सिंपल बड़ा हुआ करना है। अब सवाल क्या है कि मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, वैसे आपकी बुक का भी एग्जाम्पल 2 यही है, बुक का एग्जाम्पल मान लो कि मान लो कोई बेलनाकार सतह है। क्या है सवाल कि ये कोई बेलनाकार सतह है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। वो क्या रखी हुई है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। ऐसा ये ई वेक्टर है और ये कोई बेलनाकार सतह है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। तो इससे निकलने वाला या इससे पारित, इससे निर्गत या इससे निकलने वाला या इससे गुजरने वाला बात एक ही है। इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल एग्जाम्पल नंबर आपका 2.2। तो देखिए अब यहाँ पर 3 सतह है, एक सतह मान लेते हैं ये S1, इसको अपन क्या बोलते हैं कि मान लो सतह S1 है और मान लेते हैं ये सतह S2 है और मान लेते हैं ये सतह क्या है S3। ई वेक्टर कहाँ जा रहा है, देखिए ई वेक्टर जा रहा है इस साइड में, इसको अगर अपन प्लस माने ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स की परिभाषा में क्या पढ़ी थी कि फाई होता है ई वेक्टर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये तो पढ़ा लास्ट में अपन ने। तो इसको अपन मैंने बताया था बंद सतह का समाकलन, क्या बताया था, बंद सतह का समाकलन। तो इसको अपन 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला कौन सा, सतह 1 के लिए, दूसरा सतह 2 के लिए और तीसरा सतह तीसरी के लिए S3 के लिए। तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पहला सतह S1 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दूसरा किसके लिए सतह S2 के लिए S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, प्लस तीसरा सतह S3 के लिए S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर आता है। अब देखिए यहां से क्या हटाएंगे, डॉट, तो क्या आएगा cos थीटा, ये बन जाएगा। आगे लिखा हूं मैं इसको फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल S1 ई ds cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता था ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण, प्लस यहाँ पे क्या आएगा क्लोज इंटीग्रल S2 ई ds cos थीटा। सेम काम यहाँ पे करना है तीसरी के लिए S3 क्या आएगा ई ds cos थीटा। अब ध्यान से देखें, पहले के लिए ई का है इधर और इसका ds वेक्टर कहाँ होगा, इधर की ओर, इसका ds वेक्टर कहाँ होगा, इधर की ओर। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था
कि त्रिविमीय सतह बंद आकृतियों का क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। इसका डीएस वेक्टर इधर, इसका डीएस वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर। मान लो ये डीएस वेक्टर इसका, ठीक है, ये ऊपर की ओर। इसको चाहो तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, डी, ठीक है, क्या बोल दे इसको, DS1 बोल दो, इसको DS2 बोल दो, इसको DS3 बोल दो। क्या 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको, इसका क्या होगा DS3, लंबवत बाहर की ओर, यानी DS3। ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पे कौन कितना आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, E। अब देखिए E तो नियत है, एक, इसने सवाल में क्या बोल रखा है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है। यहाँ पे E क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो जो राशि नियत होती है वो समाकलन से बाहर आ जाती है। E तो आ गया बाहर, E तो आ गया बाहर, तो बचा क्या अंदर, अंदर बचा S1 DS1। यहाँ पे कोस कितना डिग्री, कोस 0 डिग्री। कोस कितना आ गया, 0 डिग्री। कैसे, क्योंकि E भी कहाँ है, इधर, और DS भी कहाँ है, इधर, दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, तो कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा S2, यहाँ पे E तो आ गया बाहर, E तो आ गया बाहर, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल S2 DS2, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री, 90, क्योंकि थीटा क्या होता है, E और DS के बीच के कोण, DS के बीच का कोण। क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है और E वेक्टर S है, तो कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। प्लस S3 क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे E तो कर लो बाहर क्योंकि नियत है, E तो ले लिया बाहर, तो क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल S3 और यहाँ पे DS3 इंटू में cos थीटा। E इधर है और DS इधर है, E इधर है DS इधर है, तो कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा cos 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, देखिए EDS क्लोज इंटीग्रल D, यहाँ लिख रहा हूं मैं E क्लोज इंटीग्रल, नीचे S1 है, DS1, क्योंकि cos 0 तो हो गया 1, प्लस cos 90 कितना होता है, 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये बन गया 0, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा E, और यहाँ पे S3 क्या बच रहा है, सिर्फ DS3। cos 180 कितना होता है, माइनस का 1, क्या होता है, माइनस का 1, तो यहाँ लिखा हूं मैं इसको, क्या बन जाएगा, ये बचा अपने पास E, क्या बचेगा, फ्लक्स बराबर, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स बराबर क्या आएगा, फ्लक्स बराबर ES1 DS1, यहां से माइनस बाहर, तो माइनस आ गया बाहर, तो S3 और यहाँ पे DS3, और ध्यान से देखें तो S1 और S3 बराबर है। भाई S क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस, या ऐसे बोल दो, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे, क्या होंगे, इसका मतलब क्या है, समाकलन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अगर हम DS1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा S1 सरफेस एरिया, तो ये बन जाएगा ES1, ये बन जाएगा माइनस ES3। कैसे कि DS समाकलन मतलब होता है जोड़, तो DS3 को जोड़ने पे पूरा S3 यानी पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, S1 बराबर क्या है, S3, यानी जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। क्यों बराबर है, इसकी त्रिज्या अगर मान लो R होगी, इसकी भी त्रिज्या R ही होगी, इसका कितना पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ES माइनस ES, मान लो ये S के बराबर है, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो किसी बंद सतह, अगर कोई बंद सतह, देखो यहाँ पे तरीका भी, कंसेप्ट भी है, इसको अपन गाउस के नियम में सिद्ध भी कर देंगे कि अगर कोई बंद सतह किसी विद्युत क्षेत्र, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो, विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है और उसके अंदर कोई आवेश नहीं रखा हुआ है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रखा हुआ है, तो उससे पारित, उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। क्यों 0 होता है, इसलिए 0 होता है क्योंकि जितनी लाइन, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर घुसी उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा से बाहर निकल गई, जितनी घुसी उतनी बाहर, तो नेट कितनी बची, कुल कितनी बची, 0। क्लियर, समझ में आ रहा है, मैथ से तो देखा लेकिन दिमाग से, कि जितनी लाइन अंदर घुसी उतनी बाहर निकली, तो बची कितनी, 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। फ्लक्स की परिभाषा ही क्या है कि किसी पार्ट से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये सवाल आप नोट कीजिए। अगला सवाल मैं करवाता हूँ, और एक सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे ये सवाल आपकी एक तरह से बुक का भी आप मान सकते हो, या मैं इसमें डेटा नहीं दे रहा, एग्जाम्पल नंबर 2.3 भी ऐसा ही होगा आपकी बुक का। सवाल क्या है कि मान लो ये कोई वर्ताकार सीट है, कोई वर्ताकार सीट है, ये वर्ताकार सीट जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या R है,
और ये विद्युत क्षेत्र में इसका जो तल है ये ई वेक्टर है और ये कोण मान लो थीटा है, ये कोण कितना है थीटा। बताओ इसके द्वारा फ्लक्स, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा। मान लो कोण थीटा नहीं है, ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, कितना डिग्री वाला कोण 30 डिग्री है और ये कोई वर्ताकार शीट है और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके तल से 30 डिग्री पर है। तो बताओ फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है ई डेल एस कोस थीटा। ई का मान यहाँ पे ई मान लेते हैं, डेल एस का मान कितना होगा पाई आर स्क्वायर और थीटा यहाँ पे कितना है कोस 30। क्या सही है, ये गलत है, कोस 30 यहाँ पे नहीं आएगा। थीटा जैसा दे रखा है वो मन ले लेना। थीटा मैंने क्या बताया था, थीटा होता है विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। अगर ये वलय या रिंग ऐसे रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा ऊपर की ओर, ये होगा इसका डेल एस वेक्टर, ये होगा इसका डेल एस वेक्टर। तो ये कोण कितना आएगा 60 डिग्री। तो कोण ई और डेल एस के बीच का लेना है, न कि ई और डेल एस के बीच का। ई जो थीटा और लेना है वो ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर के बीच का लेना है। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा ई पाई आर स्क्वायर कोस 60 का मान 1/2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 और मात्रक वोल्ट इंटू मीटर आप लिख देगा। क्लियर। तो ये सवाल बुक का सवाल क्या है, बुक का सवाल भी ऐसा ही है कि एग्जाम्पल नंबर 2.3 वो आप करोगे, आप लोग वही देखा। यहाँ पे देखो त्रिज्या दे दी आर का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया, इसका तल विद्युत जो विद्युत क्षेत्र ई का मान दे दिया यहाँ पे 5 इंटू 10 की घात 5 दे दिया, थीटा दे रखा है 30 और आर दे रखा है 5। अगर इसी में साइज आप रखो तो ये सवाल है। यहाँ पे केवल डेटा दे दिया, मैंने आपको डेटा नहीं दिया था, केवल सिंपल एग्जाम्पल से समझा दिया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। और एग्जाम्पल देखिए क्लियर करने के लिए, ये वाला क्लियर। आगे आगे 2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, उसके बाद अपन इसको एंड करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मान लो ये है ऐसे, मान लो ये कोई क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र रेखा है ऐसे, ये क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा है ई वेक्टर, ये कोई वर्गाकार शीट है और इसका डेल एस वेक्टर भी इधर ही है। तो बताओ इससे फ्लक्स क्या होगा, इससे फ्लक्स होगा पाई बराबर ई डेल एस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री। तो बन जाएगा ई डेल एस का क्षेत्र कितना होगा, वर्गाकार शीट है तो ए स्क्वायर इंटू कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो इसका आएगा आंसर ए स्क्वायर, कितना आएगा ए स्क्वायर। दूसरा केस मान लो ये है ऐसे, ये इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, इसका क्या है क्षेत्रफल सदिश क्या है मान लो ऐसे और विद्युत क्षेत्र ऐसे, विद्युत क्षेत्र का क्या है ऐसे है, विद्युत क्षेत्र क्या है ऐसे है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ई वेक्टर, यहाँ पर थीटा कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। कैसे, क्योंकि ई वेक्टर जा रहा है उधर और डेल एस वेक्टर आ रहा है बाहर की। ऐसे कोई सतह है, ये मेरा हाथ मान लो बोर्ड, ऐसे सतह ये है विद्युत, ये है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इसमें रेखा गई नहीं तो कोण कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90। तो क्या आएगा यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा पाई बराबर ई डेल एस कोस थीटा, यहाँ पे 90, तो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।